हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम अगला मॉडल पेपर लेकर आए हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। तो आज हम इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो आपके वर्ग 3 के वर्ग 2 के एग्ज़ाम में पेपर आ चुका है, उसी पेपर से हम हमारा आज 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। और इन 30 प्रश्नों को आप कहीं न कहीं जो वर्ग 2 की परीक्षा है, वर्ग 3 की परीक्षा आपकी होने वाली है, उसमें अवश्य आ सकते हैं ये प्रश्न। तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये आपके। और ये वर्ग 2 की परीक्षा 20 फरवरी 2019 को जो हुई थी और 2:30 PM के शिफ्ट में, यानी सेकंड शिफ्ट में ये परीक्षा हुई थी। तो ये PEB द्वारा जो एग्ज़ाम कराई गई थी वर्ग 2 की 2019 में, उसी परीक्षा के ये प्रश्न पत्र हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र हैं ये आपके, और इन्हीं के द्वारा आज हम अपना 30 प्रश्नों की तैयारी करेंगे, जिसके द्वारा आपकी तैयारी की भी जांच हो सकेगी और हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जान सकेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला आपको प्रश्न दिया गया है कि पहला प्रश्न है हमारा कि एक शिक्षक, हम देखते हैं कि एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए उनको कहता है। निम्नलिखित में से वह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है। तो एक शिक्षक क्या है, एक विषय किसी छात्रों को पढ़ाता है और उनसे कहता है कि प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ अगले दिन आप आएँ। तो आपके इससे संबंधित क्या प्रश्न हैं, क्या प्रस्तुतियां हैं, उनको लेकर आप अगली क्लास में, यानी अगली क्लास में हम बात करेंगे। तो वह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है। पहला ऑप्शन है आपका इसमें कि वह अधिगम का हस्तांतरण कर रहा है। दूसरा आपका इसमें ऑप्शन है कि पुनर्निर्माण में मदद कर रहा है। और तीसरा ऑप्शन है आपका सक्रिय सहभागिता। और फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन है आपका कि सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो वह इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत हम पहले क्या है समझदारी के साथ, आसानी के साथ प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद हम आंसर को टिक करेंगे। तो पहले आपने प्रश्न को समझा कि एक शिक्षक विषय को पढ़ाता है और उनसे कहता है, छात्रों से कहता है कि अगले दिन आप प्रश्न और उससे संबंधित आपके क्या प्रश्न हैं उनके साथ प्रस्तुत हों और उनकी प्रस्तुतियों के साथ प्रस्तुत हों। तो वह अधिगम का हस्तांतरण कर रहा है, पुनर्निर्माण में मदद कर रहा है, सक्रिय सहभागिता निभा रहा है, या सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा कि सक्रिय सहभागिता। मतलब वह बच्चों को सक्रिय कर रहा है, उनकी सक्रिय सहभागिता को के सिद्धांत का उपयोग कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, सक्रिय सहभागिता। अब हम देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। इसका आंसर आपका है सक्रिय सहभागिता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम कि प्रश्न नंबर 2 है आपका कि एक बच्चे को विद्यालय के प्रदर्शन में अपनी असफलताओं से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखनी चाहिए। एक बच्चे को अपनी असफलता, विद्यालय में उसकी अपनी असफलता से उसको कौन सी महत्वपूर्ण बात सीखनी चाहिए। पहला ऑप्शन आपका इसमें है कि उसको कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वालों के समीप आना। ठीक है, कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वालों के समीप आना सीखना चाहिए, अपने विषयों को बदलना सीखना चाहिए, या समय प्रबंधन कौशल पर काम करना सीखना चाहिए, सफलता पाने के सही तरीके को याद करना रखना चाहिए। तो उसको क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। जो प्रश्न के कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं, तो आप पहले सबसे पहले उनको क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद उचित उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। तो विषय को बदलने से सफलता से कोई मतलब नहीं है। समय प्रबंधन से भी, प्रबंधन का उसमें असफलता से सीखने में कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर
आपका क्या बनेगा? तो पहला ऑप्शन आपका इसमें आंसर होगा कि कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वालों के समीप आना उसको सीखना चाहिए। तो कई जो दृष्टिकोणों से चुनौती उसको मिलती हैं तो उनके समीप आना उसको सीखना चाहिए। तो इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट। ठीक है, देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। तो दूसरे प्रश्न का हमारा आंसर है कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वालों के समीप आना उसको सीखना चाहिए, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपको दिया गया है कि किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक 2 आयामों पर निर्धारित किया है? तो किसने व्यक्तित्व के आकलन, जो व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है उसको 2 आयामों बाह्य और आंतरिक आयामों में क्या किया है? निर्धारित किया है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इसमें है केटल, दूसरा ऑप्शन है आपका इसमें आइजैक और तीसरा ऑप्शन है आपका इसमें फ्रायड और फोर्थ ऑप्शन आपका है इसमें बंडूरा। तो किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक 2 आयामों पर निर्धारित किया है? तो इसका ये 2 आयामों पर निर्धारित करने का जो बात कही है वो आइजैक ने कही थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आइजैक। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट से रिलेटिव, फैक्ट से रिलेटिव पॉइंट है तो इसको आपको ये फैक्ट को याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कुछ इसमें प्रश्न क्या है फैक्ट के रिलेटिव होते हैं कि फैक्ट या परिभाषाएं जो होती हैं, सिद्धांत जो होते हैं उनके आधार पर आपको प्रश्न देते होते हैं के आंसर देने होते हैं। कुछ आपकी समझ और सोच पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि खाली स्थान का उपयोग निर्माणकर्ता और योगात्मक आकलन दोनों को करने के लिए किया जा सकता है। किसका उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों के लिए किया जा सकता है? तो गृह कार्य का, शिक्षक प्रभावशीलता का मूल्यांकन और अगला है आपका पोर्टफोलियो। तो इसका आंसर क्या होगा? और फोर्थ ऑप्शन है आपका छात्रों का स्व आकलन। तो किसका उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन के लिए दोनों के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आपका होगा पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम कि अगला प्रश्न है आपका, इसका आंसर है पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपको दिया गया है कि खाली स्थान ने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित किया है। किसने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित किया है? लिव वाइगोत्स्की, एरिक एरिक्सन और अगला ऑप्शन आपका देखते हैं जीन पियाजे और अगला ऑप्शन है आपका थर्ड है जीन पियाजे और अगला फोर्थ ऑप्शन है रॉन बर्न। तो क्या आंसर है इसका कि संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण किसने विकसित किया है? इसका आंसर है आपका, इसका आंसर हमारा होगा लिव वाइगोत्स्की। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित किया था। तो इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट, इसका आंसर आपका होगा लीव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसका आंसर आपको मिल गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 कि बच्चों को खाली स्थान की आयु तक पूरी तरह से शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है। यानी बच्चों को कितनी आयु तक पूरी तरह शौचालय के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो ये भी आपका या तो आप इसको समझ के साथ भी जोड़ सकते हैं या फैक्ट के साथ जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर आपका होता है 3 वर्ष। 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पूरी तरह शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है।
अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर, इसका आंसर है 6वें का आंसर है आपका 3 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है आपका कि एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इनने संज्ञानात्मक सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या है कि इन्होंने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया या उसका किस प्रकार का सिद्धांत दिया। तो इसका आंसर आपका है मनोसामाजिक या फिलोसॉजिक थ्योरी यानी मनोसामाजिक इन्होंने थ्योरी प्रदान की थी। तो इसका आंसर आपका होगा 7वें का आंसर आपका होगा 4th मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत। और अगला प्रश्न है आपका 8वें नंबर का कि शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशन का मतलब क्या है। तो शास्त्रीय अनुकूलन या क्लासिकल कंडीशन का मतलब आपको बताना है कि एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। पहला ऑप्शन है आपका कि शास्त्रीय अनुकूलन का मतलब आपका क्या है। तो पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर है कि एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना को द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। ठीक है, अगला है आपका कि एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता खो देती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। ठीक है, और अगला इसका ऑप्शन देखते हैं हम कि नकारात्मक रूप से मजबूत करने वाली उत्तेजना के कारण स्वैच्छिक प्रतिक्रिया खो जाती है। और 4th है आपका कि एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया के बाद एक मजबूत उत्तेजना होती है। तो इसका आंसर आपका आपको आंसर बताना है कि शास्त्रीय अनुकूलन का मतलब क्या है। तो एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है। पहला जो आपका ऑप्शन है कि एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है और जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित होती है। यह है आपका शास्त्रीय अनुकूलन का मतलब। तो ये भी फैक्ट पर आधारित प्रश्न है, तो इसका आंसर आपका होगा 1st। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम 9th नंबर का कि पेपर प्लान बनाने के तरीके को याद रखने के लिए किस स्मृति का प्रयोग किया जाता है। पेपर में हम प्लान कैसे बनाते हैं, किस स्मृति का जो पेपर में हम प्लान बनाते हैं तो उसको याद रखने के लिए हम किस स्मृति का प्रयोग करते हैं। प्रतिध्वनित स्मृति, पहला ऑप्शन आपका प्रतिध्वनित स्मृति, अनुसंकेतिक स्मृति, और अगला है आपका शाब्दिक स्मृति। ठीक है, और अगला है आपका 4th प्रक्रियात्मक स्मृति। तो प्लान बनाने के लिए हम क्या है, प्लान जब बनाएंगे अपने द्वारा तो हम क्या होते हैं उस क्रिया में जुड़ते हैं, तो हमको क्या होगी हमारी क्रिया उस बनेगी उसमें, तो हम क्या करेंगे उसमें प्रक्रियात्मक स्मृति यानी प्रक्रिया करते हुए हम इसको स्मृति में समाहित करते हैं या वह हमारी प्रक्रियात्मक स्मृति में आती है। तो इसका आंसर आपका होगा प्रक्रियात्मक स्मृति। 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न है आपका कि उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे बच्चा प्रेक्षणीय अधिगम में प्रेक्षित करता है। संभवतः उसकी नकल उतारता है, मतलब उस व्यक्ति का विवरण किस शब्द द्वारा किस नाम द्वारा हम उस व्यक्ति को विवरणित करेंगे यानी उसका विवरण देंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो जिसे एक बच्चा प्रेक्षित अधिगम में प्रेक्षित करता है मतलब उसकी क्या करता है नकल करता है। तो नकल पहला आपका इसमें ऑप्शन है नकल करने का मतलब यानी उसके गुणों का अनुसरण करता है भी ये हम कह सकते हैं। तो इसका में पहला ऑप्शन आपका है वयस्क, मॉडल, प्रोटोटाइप या शिक्षक।
तो बच्चा क्या है, किसकी नकल करेगा, तो बच्चा जिसकी नकल करेगा उसको हम यदि डिस्क्राइब करेंगे, उसको शब्द रूप में बताएंगे, तो वो होगा मॉडल। ठीक है, वो अपने मॉडल का क्या करेगा, जिसको वह मॉडल मानेगा उसको उसी का प्रेक्षणीय अधिगम में क्या करेगा, प्रेक्षण करेगा। तो इसका आंसर आपका होगा मॉडल। 11वां प्रश्न है कि एक शिक्षक के लिए बच्चों को उनके शुरुआती किशोर अवस्था में शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो एक शिक्षक के लिए बच्चों को उनके शुरुआती यानी किशोर अवस्था में शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए यदि उसको प्रेरित करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है उसका, ये आपको बताना है। तो सहपाठी का दबाव और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बना कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर, अधिगम असहायता के माध्यम से परीक्षणों, अंकों और असफलता के डर को कम करके। ठीक है, थर्ड आपका अधिगम कार्यों पर एकता विकसित करके, और उसकी बौद्धिक क्षमताओं में आत्मविश्वास बढ़ाकर, आंतरिक प्रेरणा में सुधार कर, या पुरस्कार और प्रोत्साहित करके। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 11वें नंबर का प्रश्न है, तो इसमें क्या होगा कि उसको अधिगम कार्यों पर एकाग्रता विकसित करके और उसकी बौद्धिक क्षमताओं में यदि हम आत्मविश्वास बढ़ा के उसको आंतरिक रूप से प्रेरणा देंगे तो वह क्या करेगा, किशोर अवस्था में अच्छा प्रदर्शन करने और विद्यालय में उसकी रुचि बढ़ाने के लिए सहायक होगा। तो इसका आंसर आपका होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 12वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में सामान्य है। यानी सामाजिक समझ में यदि बच्चा अत्यधिक कमज़ोर है या उसमें अत्यधिक कमी है तो वह किस विकार में माना जाएगा, किस तरह का विकार में माना जाएगा। तो डिसलेक्सिया माना जाएगा, या डिसकैलक्यूलिया माना जाएगा, या ADHD मतलब ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार माना जाएगा, या आत्मविमोह माना जाएगा। तो इसका आंसर होगा आत्मविमोह। आत्मविमोह में क्या होता है कि बाल्यावस्था का जो सामाजिक समझ में कमी होती है उसको बाल्यावस्था के आत्मविमोह विकार से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका आपका आंसर है आत्मविमोह। अगला प्रश्न है हमारा कि व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर्स, पावलोव या कार्ल युंग। तो किसके द्वारा आपका यह व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया। तो इसका आपका आंसर क्या होता है, अब्राहम मास्लो द्वारा यह प्रतिपादित किया गया। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, 13वें का आपका आंसर होगा अब्राहम मास्लो। अगला प्रश्न देखते हैं हम 14वें नंबर का कि जब बच्चों को यह परीक्षण दिया जाए तब उस स्कूलिंग होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जब बच्चों को यह प्रशिक्षण दिया जाए, कौन सा प्रशिक्षण दिया जाए आपको यह बताना है, तब उनकी स्कूलिंग होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मतलब तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन इसमें कि मौखिक बुद्धिमत्ता। पहला आपका ऑप्शन है कि मौखिक बौद्धिकता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, कल्चरल फेयर या प्रदर्शन बुद्धि परीक्षण। तो किसमें क्या है कि उसकी स्कूलिंग ज़रूरी होती है। तो व्यक्तित्व परीक्षण में, कल्चर फेयर परीक्षण में, प्रदर्शन बुद्धि परीक्षण या मौखिक बौद्धिक परीक्षण। तो इसका आंसर क्या होगा, मौखिक बौद्धिकता परीक्षण के लिए स्कूलिंग की आवश्यक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 15वें नंबर का कि परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है उनके
उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो पहला आपका ऑप्शन है परिपक्वता, कौशल, सामाजिक प्रभाव या अगला है आपका सांस्कृतिक प्रभाव। तो पहला आपका ऑप्शन है परिपक्वता के लिए, कौशल के लिए, सामाजिक प्रभाव या सांस्कृतिक प्रभाव। तो परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो किसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? परिपक्वता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसका आंसर आपका होगा परिपक्वता। तो इसका आंसर है परिपक्वता। और अगला प्रश्न हम देखते हैं 16वें नंबर का प्रश्न हमारा। तो 16वें नंबर का प्रश्न है कि पारिवारिक कारक शब्द खाली स्थान के प्रभाव को संदर्भित करता है। तो पारिवारिक कारक आपका शब्द खाली स्थान के प्रभाव को संदर्भित करता है। मतलब पारिवारिक कारक शब्द खाली स्थान के प्रभाव को संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर अब हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे इसमें। पहला ऑप्शन इसका में है आपका कि पारिवारिक सदस्य, तो शिक्षार्थी व विद्यालय के माहौल, चेहरे के प्रभाव या मित्र। तो पारिवारिक कारक क्या होगा? पारिवारिक कारक शब्द हमारा पारिवारिक सदस्य के प्रभाव को संदर्भित करेगा। तो इसका आपका आंसर होगा पारिवारिक सदस्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं 17वें नंबर का कि आनुवंशिकता की भूमि किसी व्यक्ति के जीवन में खाली स्थान के समय में शुरू होती है। आनुवंशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में खाली स्थान के समय में शुरू होती है। तो विद्यालय जाने, परिपक्वता, गर्भधारण या जन्म। तो किसी व्यक्ति के जीवन में आनुवंशिकता की भूमिका कब से शुरू होती है? तो विद्यालय जाने में या परिपक्वता में या गर्भधारण या जन्म में। तो इसका आंसर आपका होगा आनुवंशिकता हमारा गर्भधारण से ही शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर आपका होगा गर्भधारण। इस तरह का प्रश्न एक और हम शायद देख चुके हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं 18वें नंबर का प्रश्न हमारा कि 41 से 60 डेसिबल की परास के बीच होने वाले बहरेपन को खाली स्थान श्रवण दोष के रूप में जाना जाता है। तो 41 से 60 डेसिबल की परास के बीच जो बहरापन होता है उसको उसके किस दोष के रूप में माना जाता है? मध्यम, गहन, सौम्य या तीव्र। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? मध्यम दोष के रूप में, यानी जो 41 से 60 डेसिबल के बीच की जो परास होती है, 41 से 60 यदि डेसिबल का उसका बहरापन है तो उसको मध्यम श्रवण दोष के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 18वें नंबर का कि प्रभाव का नियम खाली स्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर या पावलोव। तो प्रभाव का जो नियम था वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो थॉर्नडाइक द्वारा यह नियम दिया गया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। ठीक, 20वें नंबर का प्रश्न देखते हैं कि समावेशी शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। समावेशी शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो यह किसके लिए किया जाता है? शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए, प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए, शिक्षार्थी के साथ बातचीत करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए, प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए और शिक्षार्थी के साथ बातचीत करने के लिए। तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं? सही दिख रहे हैं, सही समझ में आ रहे हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी ये तीनों बातें क्या हैं, इसको पूरी करती हैं, इस पर लागू होती हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये आपका 20वें नंबर का प्रश्न हो गया। 21वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चंकिंग से संबंध नहीं है? तो कौन सी आपकी निम्नलिखित में से कौन सी चंकिंग से संबद्ध नहीं है? आपको ये बताना है। अर्थ, मिलर या सात का समूह या दीर्घकालिक स्मृति। तो
इसका आंसर आपको बताना है कि किससे संबंधित नहीं है, चंकिंग से संबंधित नहीं है। तो इसका आपका आंसर होगा दीर्घकालिक स्मृति हमारी। इसका आंसर होगा आपका दीर्घकालिक स्मृति, हम लिख सकते हैं। इसका आंसर आपका दीर्घकालिक स्मृति, फोर्थ ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर आपका होगा दीर्घकालिक स्मृति। 22वें नंबर का प्रश्न देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम का एक परिणाम नहीं है। तो विद्या नहीं है, भौतिक संरचना नहीं है, कौशल नहीं है, या परिपक्वता नहीं है। तो अधिगम का परिणाम कौन सा नहीं है? तो अधिगम का परिणाम आपका इसमें आपको बताना है। तो परिपक्वता क्या है हमारा, अधिगम का परिणाम नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा परिपक्वता। ठीक है। अगला आपका 23वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार विकास चरण कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा है। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का कौन सा हिस्सा है? सजा और आज्ञाकारिता, इंटर साइकोलॉजिकल, सेंसरी या सेंसरी मोटर, या युवा किशोर। तो इसका आंसर आपका होता है सजा और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। इसका क्या नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है, तो इनके सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सजा और उन्मुखीकरण। ठीक है। 23वें नंबर का प्रश्न हो गया आपका। 24वें नंबर का प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी की एक प्रक्रिया नहीं है। तो कौन सी मेमोरी की एक प्रक्रिया नहीं है? अवधारणा, या पुनः नियोजन यानी रीप्लानिंग, स्मरण या रिकॉल, अधिगम, लर्निंग। तो कौन सा क्या है स्मृति का हिस्सा नहीं है? तो पुनः नियोजन या रीप्लानिंग करना स्मृति का आपका हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पुनः नियोजन। 24वें नंबर का प्रश्न है आपका। 25वां प्रश्न है हमारा कि किस प्रकार का पालन पोषण भावात्मक अलगाव की विलक्षणता है। तो किस तरह का पालन पोषण भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता है? तो असंबद्ध पालन पोषण, असंबद्ध पालन पोषण मतलब असंबद्ध मतलब क्या होगा? अलग। और आधिकारिक पालन पोषण, दोहरा श्रमिक पालन पोषण, या एकल पालन पोषण। तो क्या है हमारा भावनात्मक रूप से कौन सा जोड़ा नहीं होगा? जो हमसे संबद्ध नहीं होगा, मतलब असंबद्ध होगा। ठीक। अगला देखते हैं हम 26वें नंबर का प्रश्न कि कक्षा में अनुशासन को बेहतर करने के लिए शिक्षक को पहला ऑप्शन आपका कि स्थिति पर चर्चा करने के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक की जानी चाहिए, डायरी में कक्षा नियमों के निर्देशों को विशिष्ट रूप से नोट करना चाहिए, या अपनी विधियों व दृष्टिकोणों और सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए, कक्षा में परामर्श करना और दंड की एक श्रृंखला पर सहमत होना चाहिए। तो कक्षा में अनुशासन को बेहतर करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? बैठक करनी चाहिए, डायरी पर विशिष्ट रूप से निर्देश लिखने चाहिए, अपनी विधियों व दृष्टिकोण और सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए, या कक्षा में परामर्श करना और दंड देना चाहिए। तो इसका आपका आंसर होगा कि अपनी विधियों व दृष्टिकोण और सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा 27वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां मौखिक समझ के लिए अभिव्यक्ति दर्शाती हैं? एक कविता लिखना, किसी मित्र की समस्या को सुनना और प्रतिक्रिया देना, एक विद्यालय नाटक में अभिनय करना, या कक्षा में भाषण देना। तो कौन सा मौखिक समझ के लिए अभिव्यक्ति दर्शाती है आपकी? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि किसी मित्र की समस्या को सुनना और उसकी प्रतिक्रिया देना आपकी मौखिक समझ की अभिव्यक्ति को दर्शाएगा। ठीक। ये आपका कैंसल भी था आपका ये प्रश्न। 28वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये भी कैंसल है आपका, ये परीक्षा में कैंसिल कर दिया गया था। ठीक। और हम 28वें नंबर का प्रश्न लेकिन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जॉन डुई
के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। तो बच्चा एक सक्रिय अधिगम करता है जो एक निष्क्रिय प्रेक्षण नहीं है। या दूसरा आपका मनुष्य हैंड्स ऑन दृष्टिकोण से अधिगम करता है, और अधिगम प्रासंगिक और व्यवहारिक होना चाहिए, ना कि केवल निष्क्रिय और सैद्धांतिक। विचार यह है कि व्यक्ति जिस सामग्री को अधिक दोहराता है उसका अर्थ जल्दी से याद कर सकेगा। तो इन्होंने कौन सा बताया था कि दृष्टिकोण के रूप नहीं है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th आपका हो जाएगा। ये इनके दृष्टिकोण के रूप नहीं था। ठीक है, अब हम 29वें नंबर का प्रश्न देखते हैं कि 5 साल का बच्चा अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है। यह निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया में से किसके कारण है? तो 5 साल का बच्चा अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है। यह संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया में किसके कारण होता है? अवधारणा के कारण, अवधान के कारण, और संवेदना के कारण, या बोध के कारण। तो यह होता है आपका अवधारणा के कारण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अवधारणा। 30वें नंबर का प्रश्न है हमारा, द्विध्रुवी विकार या बाइपोलर डिसऑर्डर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो असामाजिक विद्युत सिंड्रोम, मसीहा रोग, गहरा अवसाद, या मुंचूसन सिंड्रोम। तो किसके नाम से जाना जाता है आपका द्विध्रुवी विकार को? तो इसका आपका आंसर गहरा असंवाद। मतलब जो हमारा द्विध्रुवी विकार यानी 2 ध्रुवों में क्या होगा, बटेगा कोई, या बाइपोलर जो डिसऑर्डर होता है उसको गहरा अवसाद के रूप में जाना जाता है। तो ये 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के वर्ग 2 के जो एग्ज़ाम था उसके बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न देखे। ये आपके प्रश्न अगली परीक्षा में, आपकी जो वर्ग 3 की परीक्षा है उसमें बहुत उपयोगी होंगे। वर्ग 3 की परीक्षा के लिए ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आपके ये 7वां मॉडल पेपर हो गया आज, और तो कुल मिलाकर 7 × 30 मतलब 210 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसी तरह के प्रश्नों के लिए, इसी तरह के और आपके कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपने यदि हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो इसी तरह के और इम्पोर्टेंट जानकारी और क्लास के साथ हम आपको वर्ग 3 की स्पेशल क्लास के साथ आपको जोड़े रखेंगे। साथ ही आप टेलीग्राम पर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF भी दे दी जाएगी, और जो न्यूज़ डेली की क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन अभी आपको मिलता रहेगा। तो आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और कॉन्सेप्ट, किसी और क्लास में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।